ओम अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां मृत्युंगमय। प्रिय संस्कृत प्रेमी सुधी समुपासक, इस समय फलक पर शुक्नासोपदेश गद्य खंड का तीसरा गद्य हमें दिख रहा है। ये गद्य भी इससे पहले जो गद्य हैं उसी तरह बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उन युवाओं के लिए जो अपने चरित्र व जो अपने पर्सनैलिटी के द्वारा जो अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं, जो एक बहुत अच्छा सफ़र चाहते हैं, एक अच्छा भविष्य, उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत प्रासंगिक उपादेय और अनुकरणीय बात है। इस गद्य में ध्यान दें, केवल परीक्षा पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, हर युवक के लिए, हर युवा युवक युवती के लिए। देखें, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वमपि मप्रतिरूपत्व ममानुष शक्तित्वम चेति महतीयम खल्वनर्थ परंपरा सर्वा। अब संधि समास तोड़ करके बोलेंगे, खास करके संधि। गर्भेश्वरत्वम, गर्भ ईश्वरत्व, गर्भ से ही ईश्वरत्व, ऐश्वर्यवान होना, पहली बात। अभिनव यौवनत्वम, नया मदमाता यौवन, दूसरा। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम अनिंद्य सौंदर्य कहते हैं इसे, बहुत रूप सौंदर्य लेकर आना। सामान्य होता है लेकिन बहुत ही अद्भुत रूप सौंदर्य। और रूपत्वम के बाद है अमानुष शक्तित्वम, राक्षसी शक्ति। मनुष्य के पास जो शक्ति होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा शक्ति। ये भाववाचक शब्द है, इसलिए इनमें त्वम प्रत्यय आया है, त्व प्रत्यय। तो गर्भेश्वरत्व, अभिनव यौवनत्व, अप्रतिम रूपत्व और अमानुष शक्तित्व, ये च इति चेति महती इयम, इयम महती खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। पहले गुण संधि, फिर दीर्घ संधि और यहाँ यण संधि। चेति में गुण, महती इयम में दीर्घ और खलु अनर्थ परंपरा, खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। बाणभट्ट कहते हैं, शुकनास के मुँह से कहलवा रहे हैं कि ये अनर्थ की परंपरा है, अनर्थ की चैन है, अनर्थ की श्रृंखला है। अनर्थ का मतलब सर्वनाश, डूबने की ओर ही जाना है। यदि ये चारों एक हैं, ये चारों अपने आप में अनर्थ की चैन है, अनर्थ की श्रृंखला है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्भ से ही ईश्वरत्व, ऐश्वर्यशाली है अगर बालक। इसलिए तो कहा गया है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत निकलेगा तो वो अपना खड़ा करेगा अपना एस्टेट। गर्भ से ही उसके माता पिता के पास ऐश्वर्य है, तो ये उसके लिए खतरे की घड़ी है, क्योंकि वो तो विलासी और ऐसा जीवन जिएगा जहाँ समष्टि का हित तो उसे नजर आने वाला ही नहीं। स्वार्थ, मद में अंधा रहेगा रावण की तरह। अगला है अभिनव यौवनत्वम। अभिनव यौवन का मतलब नया मदमाता यौवन, जवानी। ये जवानी बड़ी खतरनाक होती है। और फिर उस पर अप्रतिम रूपत्व, बहुत सौंदर्य, जवानी पर निखरा सौंदर्य और उस पर शक्ति, भयंकर ताकत वाला हो क्या आना। ये बहुत ही अनर्थ की लंबी श्रृंखला है। और कहते हैं उसके बारे में अगली पंक्ति देखें, अविनयानाम एकैकम अपि एषाम आयतनम। ये पदों का पदच्छेद करके संधि के द्वारा से देख लेंगे तो हमें हिंदी अर्थ आसानी से समझ में आएगा। आयतनम का मतलब स्थान है। ये एक एकम अपि, ये चारों जो बताए ना, गर्भ से ऐश्वर्य आदि, ये अविनयानाम, ये दुष्टताओं के, दुराचारों के स्थान हैं, उद्दंडताओं के स्थान है, उच्छृंखलता के स्थान है। अविनयानाम एक एकम, ये सभी एक पिलर हैं, वो दुराचारों के, दुष्टताओं के स्थान है। किमुत समवाय, अरे समवाय हो जाए किसी एक बालक को, यदि ये चारों मिल जाएं तो फिर क्या बनेगा हम सब जानते हैं। क्या वो कोई ऋषि मुनि या कोई समाज सुधारक या ऐसा महान दार्शनिक बन सकता है क्या, वैज्ञानिक बन सकता है क्या? वो तो स्वार्थ में ही डूबा रहेगा, बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं अविनयानाम एकैकम, एक अविनय का न विनय इति अविनय, दुराचार, दुष्टताओं का स्थान है। अब फिर कहते हैं, बाणभट्ट कहते हैं कि यौवनारंभे, यौवनस्य आरंभे, दीर्घ संधि, समास भी है संधि भी है। यौवन के आरंभ में ध्यान दे युवा, कि जब जवानी शुरू होती है, जिसे हम
आजकल के साधारण शब्दों में चढ़ती जवानी, जवानी को लेकर युवा गीत सुनते हैं, गाते हैं। अच्छी बात है गीत सुनना, लेकिन वो गीत उन्हें कुछ बरगला भी देते हैं। जैसे कुछ गीतों में कि एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। अरे भाई ठीक है, जवानी फिर नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका क्या तात्पर्य है कि आप अपने उज्जवल भविष्य, उसके बाद जवानी के बाद तो अभी स्थिरता आएगी जीवन में, और उसके बाद वृद्धावस्था आएगी। वो तो गया ना। एक गलती देखिए, यौवन के आरंभ में प्रायः हमेशा शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। बुद्धि की बात आ रही है इस पंक्ति में। पूर्ण विराम से पहले वो शब्द पकड़े जिसके बारे में पंक्ति कही गई, बुद्धि। यौवन के आरंभ में बुद्धि कैसी होती है? शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, शास्त्र रूपी जल से, जल के प्रक्षालन से निर्मल होती है, क्योंकि वो शास्त्रों की वो सुंदर उपदेश, अर्थांतर न्यास, सुक्तियाँ, वो सुभाषित पढ़ करके आया है, शास्त्र के बहुत सारे संवाद पढ़कर आया है, तो उस शास्त्र जल से नहाई हुई है, धुली हुई है उसकी बुद्धि। फिर भी निर्मल होती हुई भी युवाओं की बुद्धि क्या होती है? कालुष्यम, कलुषताम। कलुष शब्द का भाववाचक शब्द है कालुष्यम। कालुष्यम उपयाति, कालुष्यम प्रतिगच्छति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। यौवन के आरंभ में बुद्धि होती है तो निर्मल है, एकदम शास्त्र रूपी जल से धुली हुई, लेकिन फिर भी मैली होना शुरू हो जाती है। ध्यान रहे। अनुज्जित धवलता भी सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। ये पंक्ति समझने में थोड़ा सा कष्ट आ सकता है, काठिन्य है, दिखता है। इसको सरल करते हैं। देखें, अनुज्जित धवलता। अब इस अनुज्जित को हम अलग करेंगे समास से, नई समास है। न उज्जित धवलता इति अनुज्जित धवलता। एक सामान्य बात, एक विशेष बात है। इन सामान्य और विशेष को अलग अलग कर लिया तो ये जो बाण भट्ट का संदेश है बहुत ही बोध वाला है, हमें ऐसा अवबोध प्रदान करता है, ऐसा गजब का संदेश है, युगांतकारी है। देखिए, अनुज्जित धवलता अपि न उज्जित धवलता। उज्जित का मतलब, उज्जित यानी छोड़ना, छोड़ करके, न उज्जित यानी नहीं छोड़े। किसको नहीं छोड़े? धवलता। किशोरों की जो दृष्टि होती है वो कैसी होती है? सफ़ेद आंखें होती हैं एकदम। जब यौवन के प्रारंभ में इन तीनों चारों पंक्तियों में यौनारंभ का अन्वय करना पड़ेगा। यौनारंभ से जो शुरू हुआ है उन चारों पंक्तियों में यौनारंभ में, तीनों में। यौवन के आरंभ में बुद्धि शास्त्र जल से धुली हुई, निर्मल होती हुई भी मैली होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जवानी का कसूर है। पहले तो अच्छा था, लेकिन अगर ये ध्यान रहे तो कम मैली होगी, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं कि सफेदी छोड़े बिना ही सराग एव भवति, सराग एव सरागैव वृद्धि, राग युक्त हो जाती है। क्या? यूनम दृष्टि, युवकानाम दृष्टि, षष्ठी बहुवचन है यूनम, युवकों की दृष्टि। युवाओं की जो दृष्टि है वो अभी तो आंखें सफेद है भाई, अभी तो उसमें किसी प्रकार की लाल पीली अभी कोई कलर नहीं आया है, अर्थात लालिमा नहीं आई है, रागों की, राग वाली हो जाना। राग वाली का मतलब उसके अंदर आसक्ति लगना शुरू हो जाती है, सराग, राग वाली हो जाती है। अर्थात एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि युवाओं की दृष्टि किशोरावस्था पार करते ही, युवावस्था में पैर रखते ही आसक्ति युक्त हो जाती है, राग युक्त हो जाती है, सफेदी छोड़े बिना ही। अगर हम प्रतीक्षा करें तो एक समय के बाद जैसे ही किशोरावस्था या युवावस्था का दौर प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे उस अवस्था में जाना ही है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ प्रारंभ होना ही है। लेकिन ब्रह्मचर्य जो तपने का है, जो कुछ पाने का है, जो हासिल करने का है, तपस्या का मतलब साधु वेश में बैठ करके तपस्या करने से नहीं है। संयम, अपने इंद्रियों पर संयम करके कुछ लक्ष्य का संधान करें, कुछ मुकाम हासिल कर लें, ताकि बाद का जो हमारा समय है वो बहुत अच्छा निकले। तो युवाओं की दृष्टि धवलता छोड़े बिना ही राग वाली हो जाती है, आसक्ति वाली हो जाती है, लाल होना शुरू हो जाती है। अभी तो सफेदी गई नहीं है और अभी से राग लग गया, अभी आसक्ति लगी है। अगला, अपहरती च वात्यव शुष्कपत्रम समुद्भुत रजो भ्रांति रति दूरमात्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति।
इसमें बात बताइए पुरुषम प्रकृति, पुरुष को उसकी प्रकृति अपहरती, इसको देख लिया। अपहरती मैंने अपहरण कर लेती है, ले जाती है दूर तक, अपहरण कर, क्या प्रकृति, कौन हरण करती है? पुरुष को उसकी प्रकृति, पुरुष का ही अपहरण कर लेती है, पुरुष के स्वभाव का अपहरण कर लेती है। व्यक्ति अपने बस में रहता ही नहीं यौवन के समय में। अब इसमें उपमान उपमेय समझेंगे हम। इसको बताने के लिए महाकवि भानुप्रति ने किसका सहारा लिया? शुकनास कहते हैं कि वाति एव वात्येव, वाति एव यंसंधि, वाति इति, वाति इति पवन, हवा, शुष्क पत्रम, जिस प्रकार सूखे पत्तों के बवंडर को समुद्भूत रजोभ्रांति, रजोभ्रांति सूखे मतलब जिस प्रकार पवन सूखे पत्तों को, जो वायु है वह अपने अंदर धूल कणों से युक्त भ्रांति से क्या करता है? वाति शुष्क पत्रों को, सूखे पत्तों के बवंडर को अति दूरम, बहुत दूर, आत्मेच्छया अपनी इच्छा से क्या करता है? अपहरती, अपहरण कर लेता है। उसी प्रकार यौवन समये पुरुषम तस्य प्रकृति ही अपहरती, यौवन बैठते ही, जवानी आते ही व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का अपना प्रकृति है, वो उसे उड़ाकर ले जाती है, उसके बस में नहीं रहता है। अगर ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान कर रखा है बहुत संकल्प से तो सही, वरना व्यक्ति का बस नहीं चलता है, क्योंकि जवानी का स्वभाव ऐसा होता है कि यौवन के समय में पुरुष को, व्यक्ति को उसकी प्रकृति, उसका जो रजोगुण से उत्पन्न स्वभाव है, इंद्रियों का चस्का कहते हैं जिसे हम, इसको समझाने के लिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इंद्रियों का चस्का। तो ये चस्का बड़ा बुरा है, ये नशा बड़ा बुरा है, ये रजोगुण से उद्भूत है, उठा हुआ है। इसकी तुलना किससे की है? सूखे पत्तों के बवंडर को, चक्रवात को, जिस प्रकार चक्रवात जो होता है वो, अब वागड़ी में उसको कहते हैं कोन्ना, कोन्ना बोलते हैं, वो अपने साथ धूल और इत्यादि सूखे पत्तों को, कचरों को उठाकर दूर तक ले जाता है। ठीक यहाँ इसी प्रकार उनका बस नहीं रहता, तिनकों का, उन सूखे पत्तों का बस नहीं चलता है, वो लपेट कर ले जाता है वायु शुष्क पत्तों को। उसी तरह से रजोगुण के कारण, रजोगुण इतना हावी रहता है जवानी में कि व्यक्ति को कुछ सोचता नहीं है, वो इंद्रियों के भोगों में, इंद्रियों का उपभोग करने की तीव्र लालसा के कारण उसकी प्रकृति दूर तक अपहरण कर लेता है। कौन कर लेता है? जवानी कर लेती है, यौवन कर लेता है। किसका अपहरण करता है? पुरुष की प्रकृति को, पुरुष को उसकी प्रकृति दूर तक उड़ा कर ले जाती है। तो बड़ा सावधानी से पढ़ने वाला गद्य है, एक एक पंक्ति का यहाँ पंक्तिश अन्वय है, ये आप देख रहे हैं। महाकवि बाणभट्ट विरचित कादंबरी के शुकनासोपदेश खंड से उद्धृत प्रस्तुत गद्यांश में राजकुमार चंद्रापीठ के यौवन राज्याभिषेक अवसर पर मंत्री शुकनास द्वारा दिए गए उपदेश यौवन के प्रभाव का वर्णन हुआ है। पॉज करके इसको नोट कर लें, पॉज का मतलब छू करके उसको रोक लें वीडियो को। और ये आपको यहाँ PDF के माध्यम, एक तरह का एक गद्य का PDF भी दिया जा रहा है, मैं आपको अवसर दे रहा हूँ, उसको रोक करके नोट करें। PDF नोट्स के लिए है, ये देखें, ये आपको मौलिक रूप से बताया जा चुका है, जो उसी को आप PDF कंटेंट के रूप में आपके सामने है। पंक्तिश अन्वय है, यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि सफेदी को छोड़े बिना ही राग लाल किंबर अनुराग युक्त हो जाती है। और ये जो अंतिम जो बात बताई कि युवावस्था में रजोगुण के कारण उत्पन्न सुभ्रम वाला स्वभाव है, वो पुरुष को अपनी ओर, अपनी इच्छा से दूर तक ले जाता है। इस गद्य का अगर आपको पूरा व्याख्यान समझना है तो इसे देखें, यहाँ लिखा हुआ है पूरी तरह से। तो ये महान बातें हैं जिंदगी की, जो लोग, जिन्होंने कुछ सपना देखा है, कुछ बनने का, कुछ उज्जवल भविष्य बनाने का, तो चरित्र, अच्छा कैरियर, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए ये जो बहुत भयंकर बातें हैं, हमें उनसे सावधान रहना पड़ेगा कि हम कहीं बर्बादी की ओर तो नहीं जा रहे। संयम से इन बातों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये मील का पत्थर बन जाएंगी ये बातें आपके लिए।
ये इसका व्याख्यान आप देख रहे हैं। सत्व मार्ग से भटक करके व्यक्ति रज और तम में ही उलझा रहेगा। तो ये बातें सत्वगुण की हैं। लेकिन जब जवानी आती है तो व्यक्ति रजोगुण से उत्पन्न भ्रम वाला स्वभाव है वो व्यक्ति को घुमाता रहता है। व्यक्ति मोबाइल की लत लग गई है तो उसी में डूबा रहता है। व्यक्ति को देखने की आदत लगी तो देखता ही रहता है, भोगने की आदत लगी तो भोगता ही रहता है, पीने की आदत लगी तो पीता ही रहता है। कुल मिलाकर के जो वैल्यूबल समय है, जिंदगी का महान समय कुछ करने का, उसमें वो उसी में चक्कर काटता रहता है। उसे वो सौंदर्य, सत्वबोध, वो जो उज्ज्वल पक्ष है वो दिखता ही नहीं है। तो जो कुछ करने का समय है वो निकल जाता है। तो पुरुष को उसकी प्रकृति दूर तक ले जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वायु सूक्ष्म भूमंडल को दूर ले जाता है, इस प्रकार ये इसका अन्वय है। और अन्वय के बाद ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ में या व्याकरण कहें, व्याकरण का भी आप नोट करें। और इस प्रकार ये आज का गद्य, तीसरा गद्य, सोमवार को आपके सामने फिर अगला गद्य लेकर उपस्थित होंगे। और